सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपए सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारे 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता, सिलेंडर वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो पूरा टाइम टेंशन में रहती है कि कब निकाल देंगे यहाँ से। काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आएगा, काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हो चला है 18 मई। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटक से सीएम पद को लेकर सारा रास्ता हुआ फाइनल। 48 घंटे के अंदर होने वाला है बड़ा ऐलान। आखिर क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक में कौन बनेगा सीएम, जानेंगे इसके बारे में। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बताते चले सतपाल मलिक पे फिर से सीबीआई का शिकंजा। आपको बताते चले घर पर मारा गया है, छापा, जानेंगे इसके बारे में। आखिर क्या कुछ बड़ी जानकारी हाथ लगी है। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है बीजेपी को फटकार। आखिर क्या कुछ बातें हैं, मणिपुर से निकल के आ रही है। जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गई है, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, चलते हैं। इमरान खान को लगा एक बार और करारा झटका। 30 से 40 आतंकवादियों को दिए हैं अपने घर पर पनाह, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर हिडनबर्ग मामले में लगा अडानी ग्रुप को एक और करारा झटका। एक बार फिर सेबी ने सारी पोल खोल कर रख दी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, ज्ञानवापी मस्जिद के बाद देवकीनंदन महाराज ने बड़ा दावा किया। कहा आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हैं केशव भगवान की मूर्तियां। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, राहुल गांधी के बाद शरद पवार बढ़ा रहे हैं बीजेपी की मुश्किलें, जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। 22 मई तक अरेस्टिंग भले रोकी गई, लेकिन लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं आखिरी के बुलेटिन बात करेंगे, अतीक अशरफ हत्याकांड में आखिर नया क्या खुलासा हुआ है, जिसके तहत अब फिर से तीनों शूटरों को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है, जानेंगे इसके बारे में। वहीं एक एक करके सारी खबरों को विस्तार से जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चल रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की भले सरकार बन गई, लेकिन अब सीएम पद को लेकर लगातार अपने पार्टी के बीच घमासान मचा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूरी तरह से रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। आखिर कौन बनने जा रहा है कर्नाटक का सीएम, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक में नए सीएम को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज होती जा रही हैं। सिद्धरमैया या डीके शिवकुमार के बीच यह पेच फंसा हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बावजूद राज्य में अगले मुख्यमंत्री को लेकर पेच अब पूरी तरह से फंस चुका है। इस पद के लिए दो सबसे बड़े दावेदार हैं, सिद्धरमैया व डीके शिवकुमार के नाम सामने हैं। आलाकमान ये फैसला नहीं कर पा रही है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए या सिद्धरमैया को, क्योंकि दोनों ही बड़े खास हैं और कांग्रेस के लिए जान देने तो तैयार हैं। लेकिन अब सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि 48 घंटे के अंदर ऐलान होने वाला है। सिद्धरमैया नए मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटक में अपना दावा संभालने जा रहे हैं, यानी पूरे हकदार हैं मुख्यमंत्री के सिद्धरमैया, और डीके शिवकुमार इससे सहमत हैं। वहीं बीजेपी इसका फायदा उठानी चाह रही थी, यानी कांग्रेस के अंदर फूट डालनी चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस का यह प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, क्योंकि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनता देख डीके शिवकुमार काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि हम अगले चुनाव में, यानी अगली पंचवर्षीय में हम खुद सीएम बनेंगे, क्योंकि सिद्धरमैया ने पहले ऐलान किया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, हमें जीत दिलाइएगा। तो यही कास लगाए जा रहे हैं कि अगली बार डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने वाले, लेकिन इस बार सिद्धरमैया का टिकट फाइनल है। 48 घंटे के अंदर शपथ भी लेने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताते चलें, डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम के रूप में कर्नाटक में काम करने वाले हैं। और एक बार फिर से डीके शिवकुमार ने बीजेपी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है, खुद को डिप्टी सीएम के रूप में देखकर, क्योंकि लगातार बीजेपी फूट डालने जा रही थी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि ये बड़ी बयान निकल के आ रहा था कि 4 दिन हो गए चुनाव के रिजल्ट आए, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के पद के लिए किसी दावेदार को सामने नहीं रख पाए। लेकिन वहीं डीके शिवकुमार ने सब कुछ फाइनल कर दिया कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो केवल और केवल सिद्धरमैया, मैं डिप्टी सीएम के रूप में ही ठीक हूँ।
अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे सतपाल मलिक के करीबियों पर सीबीआई का बड़ा शिकंजा। सतपाल मलिक के बाद अब उनके करीबियों पर की जा रही है छापेमारी। लगातार स्कैम मामले में हो रही है जांच। इंश्योरेंस का मामला फंसा है। सीबीआई जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक से मीडिया सलाहकार रहकर सुनक वाली ने छापेमारी की यह बड़ी जानकारी दी है। ये छापेमारी सतपाल की शिकायत पर दर्ज इंश्योरेंस घोटाला मामले से जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने सतपाल मलिक का भी बयान दर्ज किया था। यह मामला तब सामने आया था जब सतपाल मलिक ने दावा किया कि उन्होंने 23 अगस्त सन 2018 और 30 अक्टूबर सन 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए उनके सामने 300 करोड़ रुपए की रिश्वत पेश की गई थी। इस मामले में अप्रैल में ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके ऊपर बीमा घोटाले मामले में अपनी नई जांच का आगाज किया। फिर वहीं सतपाल मलिक ने यह सब कुछ फाइनल कर दिया कि मैं 2 फाइलों के लिए रिश्वत नहीं लिया हूं। लेकिन उसके बाद जो राज्यपाल बने वो क्या कुछ किए ये मैं नहीं पता, लेकिन इसके बाद अब इसमें एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते चलें कि सतपाल के बाद उनके साथियों पर सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है, यानी विपक्षी पार्टियों के साथ साथ उनसे जुड़े लोगों के ऊपर यह बीजेपी अपना गलत रुख अपना रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है बीजेपी को करारा झटका। कहा जुलाई के पहले हफ्ते में चाहिए रिपोर्ट कैसे भड़की थी सांप्रदायिक हिंसा। केंद्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर हिंसा के हालात को लेकर स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। हिंसा के करीब 2 हफ्ते बाद ही तनाव अभी बना है। आज सुप्रीम कोर्ट मणिपुर ट्राइबल फोरम और हिल एरिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करने जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से राज्य में मेतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा पर एक नई रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें आपको बताते चलें कि पहले तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कल ही आपको बताए थे किस तरह से हाईकोर्ट के फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई केवल और केवल हाईकोर्ट करने वाला है, वो भी डबल बेंच के साथ। यानी तो पहले से मैतेई समुदाय को एक खुला ऑफर मिला, लेकिन उसके बाद एक और खबर निकल के आ रही जहां बीजेपी सरकार को करारा झटका लग रहा है। अब बीजेपी सरकार को जुलाई के पहले हफ्ते में यह रिपोर्ट देनी होगी आखिर मणिपुर में हिंसा भड़की तो भड़की कैसे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान से बड़ी खबर है। इमरान खान की लगातार बढ़ती जा रही है मुश्किलें। पहले कोर्ट ने बढ़ाई, फिर जेल गए, फिर इसी बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। 40 से 35 आतंकवादियों को अपने घर पर दे रहे हैं पनाह। सरकार ने दी बड़ी चेतावनी। कहा 24 घंटे के अंदर सौंप दिया जाए, नहीं तो हालात कर देंगे खराब। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर लगातार यह माना जा रहा है कि 30 से 40 आतंकवादी उनके घर पर पनाह लिए हुए हैं, उनके आवास के अंदर छिपे हुए हैं। और ये बात तब निकल के आई जब इमरान खान को जेल से रिहा किया गया है। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंत्री आमिर मीर ने दावा किया कि आर्मी की संपत्ति पर हमला करने वाले इमरान खान के घर पर पनाह लिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान के जेल जाने के बाद पाकिस्तान में जितना उपद्रव मनाया गया, जितनी तोड़फोड़ हुई है, जितने चीज़ों को नुकसान हुई, उसमें केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वह केवल खुद इमरान खान है। इसमें किसी भी जनता ने इमरान खान का साथ नहीं दिया, केवल वो भीड़ का हिस्सा बने थे। क्योंकि जो भी इनके घर पनाह लिए हैं, इनके जेल जाने के बाद उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा भड़काई, जिसके बीच लोग उसके बीच केवल और केवल भीड़ का हिस्सा बने। और इसी बीच इमरान खान फिर से फंसते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि इसके अंदर उन आरोपियों को सौंप दिया जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। हिडम्बर रिपोर्ट ने पूरी तरह से अडानी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। इसी बीच सेबी ने भी पूरी जांच की समय सीमा 14 अगस्त तक बढ़ाई है। पहले तो 6 महीने के अंदर जांच बैठाई जानी थी, लेकिन इसी बीच इसमें बड़ा फेर बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 अगस्त तक सेबी द्वारा पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी थी, लेकिन ये तारीख 14 अगस्त पहुंच चुकी है। यानी कि आप इस बात से कयास लगा सकते हैं कि 15 दिन डेट बढ़ना, यानी कि घोटाला काफी ज्यादा लंबा रहा होगा। रिपोर्ट बनाने में सेबी को भी समय लग रहा होगा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को अडानी समूह द्वारा शेयर कीमतों में हेराफेरी में आरोप में जांच के लिए उन्होंने 14 अगस्त तक समय मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को जांच का एक और समय दिया है और इसमें 14 दिन का समय सीमा से अधिक समय दे दिया गया है, यानी कि 1 अगस्त को सुनवाई होने वाली थी। पीठ इस पर सुनवाई करती डीवाई चंद्रचूड़ की, लेकिन वहीं सेबी ने 14 दिन का और समय मांगा है। रिपोर्ट तैयार करने में समय लग रहा है। सेबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि 6 महीने की अवधि को नियामक इस मामले में यथावर्ती दृष्टिकोण रखते हुए संकुचित किया गया और अगस्त की समय सीमा पर यह विचार करने के लिए आग्रह किया गया है कि 2 महीनों के भीतर फिर से रिपोर्ट को सौंपा जाए सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद ये काज लगाए जा रहे हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर को एक बार फिर से करारा झटका लगने वाला है, यानी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने मोदी के साथ साथ उनके मित्र अडानी की भी सारी पोल खोल कर रख दी और शेयर में धड़ाम से गिरावट देखने को मिल रही। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब जामा मस्जिद पर हिंदू संगठनों का बड़ा दावा निकल के आ रहा है। देवी दी नंदन महाराज ने दावा किया कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव भगवान की मूर्तियां हैं। कथावाचक आगरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के संरक्षक देवकी नंदन महाराज ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव की मूर्तियां दबी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव के विग्रह दबे हुए हैं। उन्होंने आगामी जन्माष्टमी तक मुस्लिम समुदाय को या मूर्ति लौटाने का अपील की है और साथ साथ बताते चले कि देवकीनंदन महाराज ने कोर्ट के माध्यम से लोकल इमायतिया कमेटी अध्यक्ष सुन्नी सेंट्रल वर्क्स और छोटी मस्जिद दीवाने खास जहां आरा बेगम मस्जिद एवं श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संस्थापक लीगल नोटिस भेजा गया है। देवकीनंदन ठाकुर ने दावा किया है कि कृष्ण जन्मभूमि से कुछ मूर्तियां निकालकर उसे जामा मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर दबाया गया है। हमें केवल और केवल जो भी मूर्तियां जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी हैं उन्हें निकाल कर दे दिया जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी, जिसके बाद उन्हें मस्जिद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान की राजनीति के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ी हेर फेर देखने को मिल रही है। मुंबई में शरद पवार की बैठक के बीच अब कर्नाटक का हो रहा जिक्र। आखिर क्या कुछ नया प्लान बना रहे हैं? इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष शरद पवार, बड़ी अपडेट निकल के आ रही। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सन 2024 के लोकसभा चुनाव, मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के शासन और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के मुद्दे पर पार्टी ने एक नई बैठक बुलाई। बैठक में अजीत पवार के साथ साथ प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल शामिल रहे। इसी बीच उन्होंने कर्नाटक का जिक्र किया, किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरे दबदबे के साथ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका। इसी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। इस बैठक में चर्चा हुई कि यूथ स्तर पर पार्टी संगठन मजबूत किया जाए। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए विभागीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का शिविर लगाया जाए। अगले 2 महीने में यूथ कमेटी बनाई जाए। 10 जून को एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस आनंदनगर में भी मनाया जाने वाला है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े को भले मिल गई हो राहत 22 मई तक, लेकिन अरेस्ट होना तय है। एनसीबी के पूर्व चीफ अमीर वानखेड़े की गिरफ्तारी में फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी है। जानकारी मिली है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 22 मई तक रोक लगाई है। हालांकि सीबीआई के सामने समीर वानखेड़े को 18 मई को फिर से पेश होना होगा, यानी आज फिर से उनकी हाई कोर्ट में पेशी होनी है। वहीं बताते चले कि उनके गिरफ्तारी को लेकर 22 मई तक रोक लगाई गई है, लेकिन गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। 11 मई को ही सीबीआई द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया गया। ये एफआईआर कुल 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया, जिसमें खास रूप से सन 2018 के बैच के आईआरएसएस अफसर समीर वानखेड़े के ऊपर है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई करते हुए उन्हें केवल और केवल 22 मई तक ही अरेस्ट वाले मामले से छुटकारा दिया है, लेकिन उसके बाद 25 करोड़ रुपए मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से बढ़ा रहे हैं बीजेपी की मुश्किलें। राहुल गांधी के अमेरिका दौरा हुआ तय, साथ ही बीजेपी की बढ़ रही हैं मुश्किलें। पोल खुलने का डर सताने लगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जून के पहले हफ्ते में अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं से भी मिलने वाले। इंडिया ओवरसीज कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है, उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान वहां के भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करने वाले। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान न्यूयॉर्क के अलावा वाशिंगटन में भी जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही। साथ ही साथ वह न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करने वाले। राहुल गांधी की अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम पर बीजेपी की कड़ी नज़र होने वाली है, क्योंकि इससे पहले वो ब्रिटेन गए थे, जहां पर उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी के एजेंडे की पोल खोल कर रख दी। किस तरह से इंडिया में भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसके जिम्मेदार केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार है। यही डर फिर से सताने लगा है, कहीं अमेरिका में राहुल गांधी एक बार फिर से उनकी पोल खोल कर न रख दें, पूरी बनी बनाई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड में नया मामला निकल के आया, पूरा पोल खुल गया है। तीनों सूत्रों का जानेंगे इसके बारे में। नार्को टेस्ट कराने का हुआ ऐलान, बड़ी खबर है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में शामिल तीनों सूत्रों का अब नार्को टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि लगातार ये केस से भटका रहे थे, यानी मामले से भटका रहे थे और लगातार झूठी बयानबाजी कर रहे थे, जिसके तहत अब इनका नार्को टेस्ट होगा और ये सच उगल देंगे। और ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताते चलें कि हत्याकांड में गठित एसआईटी द्वारा यह बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें तीनों सूत्रों का अब डिटेक्टर टेस्ट होने जा रहा है और एसआईटी ने सूत्रों के कई सवाल जवाब को पूरी तरह से गलत पाया है, यानी कि घूम फिराकर सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि आप पिस्टल कहां से पाए तो इसका घूम फिराकर जवाब दे रहे हैं। अगर इनका पूछा जाए कि आपने मर्डर क्यों किया तो ये बताते हैं हमें लॉरेंस बिश्नोई बनना था। जरा आप सोचिए, जिनके घर पर दाना नहीं है वो आखिर 8 लाख की पिस्टल कहाँ से ला रहे हैं। और ये पूरी तरह से एक हत्या की साजिश रही है। इसमें जितने भी नाम हैं नार्को टेस्ट के बाद सामने आएंगे, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर बीजेपी की ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ा दी है मुश्किलें। यूपी निकाय चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही हैं। धांधली के साथ बीजेपी लगातार बना रही है सरकार। निकाय चुनाव को लेकर सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। ओपी राजभर ने निकाय चुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह आरोप नहीं, सचमुच धांधली हुई है। 17 की 17 निकाय चुनाव की सीटों पर कैसे कोई दबदबा बना सकता है। उन्होंने कहा यह केवल और केवल धांधली रही है। उन्होंने कहा अगर धांधली ना हुई होती तो 17 के बजाय बीजेपी 7 सीटों के अंदर सिमट जाती। ओपी राजभर ने निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री, सांसद, विधायक के साथ साथ एसपी, एसडीएम भी बीजेपी के साथ रहे। उन्होंने यहां तक की दावा किया है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ धांधली में शामिल रहा। मतगणना केंद्रों के साथ साथ वोट की गिनती में भी धांधली हुई। और इससे पहले मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी बड़ा आरोप लगाया था बीजेपी सरकार पर। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली की जा रही, जिसके साथ इनकी सरकार बन रही, नहीं तो ये एक सीट के भी असली में हकदार नहीं। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि आप पूर्ण निष्पक्षता के साथ अगर चुनाव होता है तो कर्नाटक की तरह ही सारे राज्य में बनेगी कांग्रेस की सरकार? तो इस वीडियो को लाइक कर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना समर्थन दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते रहेंगे आपको ऐसी बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।